सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। दिल्ली में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम 1984 सिख दंगा पीड़ित परिवारों को पत्र हुए वितरित, परिवारों और उनके आश्रितों को बटे पत्र। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। एसआईआर को लेकर कहा, सदन में नहीं हो सकती एसआईआर पर चर्चा, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है एसआईआर। वहीं यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल दीपावली, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भारत के लिए है गौरव का क्षण, हमारी सनातन सांस्कृतिक परंपरा वैश्विक संस्कृति का है प्रतीक। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी पर कार्यक्रम का आयोजन। अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों को किया याद, राष्ट्र सेवा में उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है उद्देश्य। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे 1984 सिख दंगा पीड़ितों के परिवारों और उनके आश्रितों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम दिल्ली सरकार द्वारा जो है चलाया जा रहा है। और इस बीच बताते चले कि जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने हाल ही 125 पीड़ितों के परिजनों को नौकरी के पत्र बांटे। जी के कर कमलों से ग्रहण कर रहे। वाहिगुरु जी दा खालसा ते वाहिगुरु जी दा फतेह। सच में बहुत भावुक क्षण है। जिस तरीके से सिरसा जी ने बताया, वो 84 के दंगे हम सबने अपनी आंखों से देखे। मेरी उम्र भी 10 साल की थी। मेरे पड़ोस में सिख परिवार रहता था, बीबी आंटी बोलते थे हम उन्हें। और हर पल ये डर कि कौन दंगाई आ जाएगा, क्या कर देगा, हमें पता नहीं था। छिपके रहता था वो परिवार। उनका बेटा, उसने केश त्याग दिए। छोटे थे, पता नहीं था क्यों हो रहा है ऐसा। और उसके जैसे न जाने हमारे कितने सिख भाइयों ने कि हमारी पहचान छिप सके, इसके लिए केश त्यागे। उस 84 के दंगे में सामने जला देना, इससे भयंकर क्या हो सकता है। कभी जलियांवाला बाग ने सीने पे गोली खाई थी, पर जिंदा जला देने का देश में ऐसा इतिहास, बर्बर इतिहास कभी भी भूला नहीं जा सकता। और वो तकलीफ जो आप सबके दिलों में है, वो कम भी नहीं की जा सकती। मैं ये मानती हूं, कोई आर्थिक सहायता, कोई नौकरी शायद उस तकलीफ को कम नहीं कर सकती। ये तो एक सेवा है जो सरकार अपनी ओर से इन परिवारों को देके थोड़ी उस तकलीफ में मलहम का काम कर सके, ऐसा प्रयास करते। मैं आज यहां पर अपने उन सभी परिवारजनों को हाथ जोड़ करके यही कह सकती हूं कि वर्षों तक आप सब लोग तकलीफ में रहे। सरकारें आई और चली गई, परंतु जो आपके साथ में व्यवहार होना चाहिए था, जो आपके दर्द को कम किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मुझे आज भी राजीव गांधी जी के वो शब्द कानों में गूंजते हैं, जब उनसे किसी ने कहा कि भाई इतने दंगे हुए, इतने सिख बंधुओं को मार दिया गया, और उन्होंने कहा कि जब एक बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती तो हिलेगी ही, जब बड़ा पेड़ गिरता है। यानी वो एंडोर्स कर रहे थे कि जो हो रहा है सही हो रहा है, और इसीलिए उनके इतने सारे नेता लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने अपने हाथों से ये सब कुछ किया। एक कहानी नहीं है जो सिरसा जी ने बताई, कैसी इतनी हजारों कहानियां हैं जो छिपी हुई हैं, कहते नहीं बन रही है। इतना
दर्दनाक वाकया जो इतिहास में दर्ज है, इतिहास शर्मिंदा है ऐसे लोगों पे। और देखिए कितने आराम से वो सारे केस बंद कर दिए गए थे, छोड़ दिए गए थे। ये तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जब उन्होंने एसआईटी का गठन किया और दोबारा से सारे केसेस खुलवाए, तब इन लोगों को सजा मिलनी शुरू हुई। सालों बाद तब वो सजा मिली। आज कलेजे में ठंडक पड़ती है जब इन लोगों को सलाखों के पीछे देखते हैं, जब इनको कोर्ट ने सजाएं दी। नहीं तो चले गए थे, छूट गए थे। तब सरकार ने आकर के मुआवजा दिया परिवारों को। हमारे जैसी सरकारों को ये कहा कि राज्य सरकारों को कि मदद कीजिए इन परिवारों की, जो आपने लड़ाई लड़ी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, सिख प्रकोष्ठ ने हमारे लड़ाइयां लड़ी, कोर्टों के दरवाजे खड़खड़ाने पड़े न्याय के लिए। ये केवल दंगों की कहानी नहीं है, ये मानवता के पन्ने हैं जो इस न्याय की यात्रा में लिखे जाएंगे कि आदमी को आदमी तो समझो, बंदे को बंदा तो समझो। मैं सच में गुरु साहब का बहुत शुक्राना अदा करती हूं कि उन्होंने मुझे माध्यम बनाया आप सब तक ये सेवा पहुंचाने का। उन्होंने मुझे माध्यम बनाया ये अपनी 350वीं शहादत दिवस को समागम के रूप में दिल्ली शहर में मनाने के लिए। उन्होंने मुझे ये सेवा दी। ये मेरा सौभाग्य है कि आज पूरे देश से भक्तों का, संतों का इतना आगमन हुआ और हम धन्य हो गए उन सबकी सेवा करके। मैं शेषा जी को रोज कहती थी, मैंने कहा कमी ना पड़ जाए, देखो आप लंगर की कमी ना हो, व्यवस्था की कमी ना हो, सर्दी का टाइम है, लोग यहाँ के ठहर रहे हैं, पर ईश्वर की बड़ी कृपा रही। और जब ये लाल किले का हादसा हुआ तो सच में ये लगा कि अब तो ये कार्यक्रम ही कैंसिल करना पड़ेगा, कर नहीं पाएंगे। हमने फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से बात करी कि सर क्या करें, इतना बड़ा आयोजन रखा हुआ है, न्योता गया हुआ है, अब ये हादसा हो गया। कह रहे चिंता नहीं करो, तुम अपना आयोजन करो, मैं खड़ा हूं। इतनी बात उनका कहना था, हमारा दिल खुल गया। नहीं तो लाखों लोगों का आगमन हो और चींटी तक को भी चोट ना आए, ऐसा संभव नहीं हो पाता। इतनी व्यवस्थाएं खड़ी करी। और तभी मैंने सिरसा जी को कहा था कि गुरु साहब का शुक्राना करने चलना है। वे उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत लगी, बड़ी लाज रखी कि बहुत सुंदर से कार्यक्रम हुआ और सबको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद हुआ। बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग दूर दूर से आकर के उन्होंने गुरु साहब के चरणों में शीश नवाया। देख के मन प्रसन्न हो गया कि जिस दिल्ली ने गुरु साहब की शहादत देखी थी, आज उसी दिल्ली ने लाखों भक्तों का उनके चरणों में शीश नवाना भी देखा, उनकी शहादत को याद किया जाना भी देखा। अमृतसर जाकर के हमने पूरी कैबिनेट के साथ में गुरु साहब के चरणों में शीश नवाया, शुक्राना किया और कहा कि प्रभु बस हमें इस सेवा के काम में आगे बढ़ाते रहो। जो दिल्ली के दिल में दर्द है हम उसे कम करते रहे। जो सेवा आपने हमें दी है इसे हम अपनी पूरी ताकत से निभाते रहे। जितनी समस्याएं दिल्ली की हैं उनका समाधान करने के लिए दिन रात लगे रहें। और मैं सच में इस बात का धन्यवाद करती हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने मुझे कैबिनेट इतनी बढ़िया दी है, सिरसा जी जैसे मंत्री दिए जो एक आवाज पे मैं आधी रात कुछ कह दूं तो उसको पूरा करने के लिए लग जाते हैं। मैंने अभी भी इनको कहा मैं वीर बाल दिवस करना है, वही बढ़िया करना है, जोरदार। चिंता नहीं करो दीदी, तुझे बढ़िया करेंगे। और ये 350वां शहादत दिवस भी एक दिन में नहीं खत्म कर रहे, पूरे साल बड़े बड़े आयोजन होने हैं, पूरे साल चलना है। तो बस आज आप सब यहाँ हैं, हमारे सभी अधिकारी यहाँ हैं, उन्होंने हमारे भाव को समझा और इस काम को
नियमों को बिल्कुल काट छाट के मिनिमम पे लाके उन्होंने इस भावना का सम्मान किया कि हम इन परिवारों की मदद करें। तो उनको भी मैं साधुवाद देती हूं कि आपकी सेवा भी गुरु साहब के पास दर्ज हो गई है कि आपने इस काम में मदद करी और हम सब मिलकर के इन परिवारों को थोड़ी सी राहत दे सके। आप सबका बहुत धन्यवाद। आप समय निकाल के आए और यहाँ पर हम इन परिवारों के साथ में खड़े हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दिल्ली के बहुत ही आदरणीय, बहुत तेजस्वी एक ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जो दिल्ली में मां के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में काम कर रही हैं, ऐसी हमारी रेखा गुप्ता जी, हमारे बहुत ही सम्मानित डिविजनल कमिश्नर सेनवाल साहब, डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर, और आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के ऑफिस बीरर्स, बीजेपी के सिख सेल के सभी ऑफिस बीरर्स, और आज जो 1984 के हमारे पीड़ित परिवार हैं जो लंबे समय से इस पीड़ा को झेल रहे हैं। पहले तो इस बात की पीड़ा, जो दर्दनाक हादसा उन्होंने झेला 1984 की, जो पीड़ा उन्होंने झेली, परमात्मा किसी के सपने में भी ऐसा बुरा वक्त ना लाए, सपने में भी। मुख्यमंत्री जी, कई परिवार ऐसे हैं, क्योंकि मैं बहुत समय से इनके बीच में काम कर रहा हूं, जिनके एक एक परिवार के 15-15, 16-16 लोग उनकी आंखों के सामने जिंदा जला दिए गए। 15-15, 16-16 लोग, किसी के 3-3 जवान बेटे, किसी मां, एक मां जगदीश कौर है जिसके केस के अंदर सज्जन कुमार को उम्र कैद हुई है। आप देखिए, उसके हस्बैंड जो थे सरदार साहब, उनके वो 1971 की जंग जीत कर आए, डिस्टिंग्विश्ड ऐसे अफसर थे। उनको उनकी धर्मपत्नी के सामने जलाया गया, उनके बेटे को उनके सामने जलाया गया, और उनका बेटा आज मरा जिसके सांस नहीं निकल रहे थे, और मां उसका सिर गोदी में रखकर, आस पड़ोस में से कोई उसकी आग बुझाने भी नहीं आ रहा था, और मां जले हुए बेटे का गोदी में सिर रखकर क्या अरदास करी, ये नहीं कह रही थी कि तेरी जान बच जाए, अब ये अरदास करी थी कि श्वास निकल जाए। कोई बॉडी को हाथ लगाने वाला नहीं था, कोई उसको पानी पिलाने वाला नहीं था। उस मां ने उस दिन प्रण लिया कि मेरी जिंदगी में, जब मेरा परिवार ही सब चला गया, और आप सोचिए कि उसी बाहर सड़क के ऊपर अपने घर का फर्नीचर तोड़कर अपने बच्चे का संस्कार किया। ऐसी पीड़ा और ऐसा दर्दनाक हादसा इस 1984 में हमारे भाइयों ने भुगता है। और उसके बाद जो कोई इंसाफ लेने जाता था, उनको इंसाफ नहीं लेने दिया जाता था। आप सुनकर हैरान होंगे, जो सज्जन कुमार के खिलाफ विटनेस थी, उनके एक बेटे को रात सोए को तेल डाल के आग लगा दी क्योंकि विटनेस दे रहा है, और दूसरी बहन, उसकी बेटी के साथ जो किया वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे दर्दनाक मंजर हैं कि अगर इंसान उन्हें पढ़ना शुरू करे, उन्हें पूछना शुरू करे, तो अपनी जिंदगी रोते निकल जाए तो भी उसका दर्द कम ना हो। ऐसे ऐसे दर्दनाक मंजर हैं। और हमने इस लड़ाई को सड़कों पे भी लड़ा, कोर्ट कचहरियों में भी जाके लड़ा, लंबे समय तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहे। आप सोचिए मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के अंदर कांग्रेस की मुख्यमंत्री केवल इसलिए नौकरियां नहीं दे रही थी, उनको लगता था कि जब ये अखबारों में रोज छपा करेगा, कोर्ट के ऑर्डर थे कि फिर मुझे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। फिर केजरीवाल की सरकार आई, हमने बड़ी दरख्वास्त लगाई, कोई नहीं सुनी। फिर हमारी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, मेरे को ये सेवा सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इसको लेकर हाई कोर्ट में गया। मैं हाई कोर्ट में खड़े होकर जज साहब ने 3 तरीके पढ़ी, तो मैंने जज साहब से पूछा कि आप इतनी अर्जेंसी, आप कहते हैं हर केस के अंदर लोगों को यहां पर डांटते भी है, मुझे इतना समझा दीजिए, क्या आपको लगता है कि इससे ज्यादा और अर्जेंसी वाला केस आपके पास कोई है? आप कह रहे हैं आज समय नहीं है। जज साहब वाज फोर्स्ड टू आंसर इट, और उन्होंने उसी वक्त स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देकर ऑर्डर पास किया, लेकिन किसी सरकार के जू नहीं सकी। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का, मेरे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं। मैं, आत्मा सिंह लुबाना जी इधर बैठे हैं, जगदीप सिंह कालों, हम लोग जब माननीय गृह मंत्री जी के घर जाकर मिले, हमने उनको इस पीड़ा के बारे में बताया, तब जाके इसकी फाइलें शुरू होनी हुई। और मुख्यमंत्री जी की सरकार बनते सबसे पहला काम क्या किया, आप सुनकर हैरान होंगे। आपने पिछले दिनों में देखा कि गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी पुरब पे कितनी भावना के साथ इन्होंने सेवा करी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ऐसी पहली मुख्यमंत्री होंगी
जिनके मन में ऐसी भावना और ऐसे भाव थे, पहली मीटिंग में ये डिस्कशन की गई कि क्यों अब तक ये केस सब लटके हुए हैं, सरकार नौकरियां देने को तैयार नहीं है जी। तो कहा गया कि तुरंत जो भी हम कर सकते हैं करिए, लेकिन इनको हर हालत में अगले 2 महीनों में नौकरियां देनी है। और आप देखिए, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है, कैबिनेट बैठी, कैबिनेट ने ये फैसला लेना था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बड़े फैसले लिए वो शायद इतिहास में लिखे जाएंगे। एक सरकारें वो थी जो लोगों के गले में टैर डालकर आग लगा रही थी, और एक सरकार वो थी जो उनके जख्मों पे मरहम लगाने के लिए किसी हद तक भी जा रही थी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो अब तक के फैसले हुए ये कोई कर नहीं सकता। क्या 1984 के पीड़ित परिवारों के बच्चों को, जितने भी ऐसे पीड़ित परिवार हैं, अगर एक परिवार के 1 से ज्यादा भी लोग गए हैं तो उनको 1 से ज्यादा भी नौकरियां दी जाएंगी। दूसरा, इन नौकरियों की कोई उम्र सीमा नहीं होगी। अगर किसी की उम्र 60 साल हो गई है तो उसके आगे बच्चों को नौकरी दी जाएगी। ये पहले कभी नहीं हुआ। और मैं सेनवाल साहब के धन्यवाद करता हूं, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा, अफसर डर जाते हैं, यार हम तो अफसर हैं, ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, चले जाएंगे। जब ये फैसला किया तो सेनवाल जी मीटिंग में थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर परिवार को देनी है, और कहा कि कोई उम्र सीमा नहीं है। और एक बात जो कही कि जिन लोगों को अगर नौकरी दे भी दी है और उनका 1-2 साल ही अगर बचते 58 साल उम्र है या 55-56 साल है तो कोई बात नहीं, उनको कहिए आप छोड़ दीजिए, आपके बच्चों को आगे देंगे। ये इतिहास में आज तक इससे पहले कोई नहीं बता सकता कि देश के इतिहास में ऐसा कोई कानून हो, देश के इतिहास में ऐसी कोई एक भी परंपरा रही हो, या देश के इतिहास में किसी भी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया हो कि तुम एक छोड़ो, तुम्हारे बच्चों को भी देंगे। ऐतिहासिक फैसला करके मुख्यमंत्री जी ने आपकी ये दर्द को, पीड़ा को समझा है। आज हम जब खड़े हैं, गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत इस दिल्ली में हुई। मुख्यमंत्री जी, जो आपके हृदय से सेवा आई है ना, ऐसा नहीं है परमात्मा ने आपको जो सेवा दी आप बड़े भाव से करते हैं, पर यह भाव भी परमात्मा से आपको मिला है। जब परमात्मा चाहे तभी ऐसी सेवा प्राप्त होती है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350 साला शहादत पर्व मनाना इस देश के अंदर जिस तरीके से पूरी सरकारें मना रही हैं, लेकिन दिल्ली ने अद्भुत काम करके दिखाया। आप लोग लगभग सब वहां पे आए होंगे। तुसी ये दसो, अपने जीवन काल च, इत्थे बजुर्ग भी बैठे ने, बड़े बैठे ने, अपने जीवन काल च तुसी इन्ना भव्य समागम पहला देखिया? ईमानदार ना बोलो मेरे बोल। और भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर मैट्रिक्स सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज ने राजधानी के कॉन्स्टिट्यूशंस क्लब के मावलंकर सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वाजपेयी के विचार, उनका नेतृत्व और देश के लिए किए गए कामों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना था। यह आयोजन संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की मदद से किया गया। मुख्य अतिथियों ने संस्था और अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार सिंह की सराहना की और कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को देश के विकास के लिए प्रेरित करते हैं। मैं भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय का मैं शुक्रगुजार हूं कि हमारी संस्था को अटल जी पे 3 दिवसीय कार्यक्रम करने का अवसर प्रदान किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अटल जी को जीने का प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में अटल जी के विचारों को ले जाया जाए। वो किस तरह के कवि थे, किस तरह के शिक्षक थे, किस तरह के राजनेता थे, किस तरह के सामाजिक व्यक्ति थे, उनके विचारों से लोगों को ओतप्रोत करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि खासकर जो नई पीढ़ी है वो ज्यादा से ज्यादा अटल जी के विचारों से अवगत हो और अपने जीवन में भी उनको उतारे और उस पर काम करे। ये उद्देश्य हमारा यही है। तो एक कवि के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक राजनीतिक के रूप में हमने हर क्षेत्र के लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया जो उनके साथ समय बिताए हैं, उनके मंत्रिमंडल में रहे हैं, उनके साथ काम किए हैं और वो अपने विचारों को यहाँ पे रख रहे हैं। और इसमें अपार जन समर्थन भी मिला है, काफी लोग यहाँ पे आए भी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।